So today we'll be solving a paper that is June 2023, component 1, paper 1, component 2. We have 1 hour 15 minutes to solve this paper, and you have two sections here. Section A, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन बी, यू हैव एन ऑप्शन, आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, उसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा. दैट वुड बी ऑफ 20 मार्क्स. तो ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर इज 40 मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन टुडे, दैट इज सेक्शन ए. और सेक्शन ए में अब कीवर्ड्स को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है. यहाँ पर कीवर्ड्स को, when we are talking about the keywords here is define, तो you have to define it, not elaborate it, not explain it. तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमने यहाँ पर. अच्छा, डिफाइन द टर्म डिमांड. मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेता हूँ ताकि साथ साथ फिर हम इसको इसके सोल्यूशन की तरफ आए. मैंने कुछ यहाँ पर आंसर सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो साथ साथ मैं आपके साथ उसके आंसर शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको आइडिया होता रहे. मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इस पे हम ज्यादा टाइम न लगाएं. विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स. जस्ट फॉर एन आइडिया कि यहाँ पर जब डिफाइन लिखा हुआ होगा तो आपको डेफिनेशन देनी है. दैट शुड बी द बुकेस्ट वन. जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. अब लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म डिमांड, तो इसके अंदर दो कीवर्ड्स हैं, एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम. तो एबिलिटी एंड विलिंगनेस अगर आप मेंशन करोगे अपने आंसर के अंदर तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वन फैक्टर. अच्छा देखें यहाँ पर मार्क्स कितने हैं. यहाँ पे वी हैव 3 मार्क्स. जब भी वो 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन. लेकिन जब भी वो आपसे 5 मार्कर में कुछ पूछेगा, 5 मार्कर में कुछ पूछेगा, तो वो आपसे एक्सप्लेन नहीं बोलेगा, वो आपसे बोलेगा एनालाइज. तो ये कीवर्ड्स को भी हमने अपने दिमाग में रखना है कि कौन से कीवर्ड पे कितने मार्क्स एलोकेट हैं. डिफाइन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, स्टेट हो गया, इसमें वो हमेशा 2 मार्कर ही पूछेगा. लेकिन जब वो कहेगा एक्सप्लेन तो उसमें वो 3 मार्कर पूछेगा. अब अगर ये 3 मार्क्स की मैं बात करूं तो 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो you have 1 mark for knowledge here and you have 2 marks for application here. अब एप्लीकेशन कैसे देना है एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं. एक्सप्लेन वन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट. इन्फ्लुएंसेस द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहां पर देखें वी हैव क्वेश्चन नंबर 1B है. नॉलेज में आप क्या देखते हो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट मे अफेक्ट द सप्लाई. क्योंकि हम सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है बेटे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास जो है वो आपकी सप्लाई को, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है. ये क्या है, ये इसके एनालिसिस है. हम इसके एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे. हमने सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर दिया कि आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक फैक्टर है. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे. तो मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ loaf of a bread increased due to higher wheat prices, the bakery might supply fewer loaves to keep its expenses manageable. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी. तो यहाँ पर मैंने, अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो दिस इज माई नॉलेज. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी नॉलेज आ गई. और अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 2 एप्लीकेशन लिए. एक मैंने कहा कि आपके पास ब्रेड की, यानी कि लूफ ऑफ ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो गई ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट. एक एप्लीकेशन ये आ गई. और दूसरा मैंने बता दिया कि भाई वो अपने एक्सपेंसेस को इस तरीके से मैनेज कर सकता है. तो ये 2 आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल कर लेने हैं. ये आपके पास नॉलेज हो गया. अगर आप इस तरीके से आंसर डेवलप करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट मार्क्स है. आप यहाँ पर अपने 3 मार्क्स क्लेम कर सकते हो. सिमिलरली अगर मैं वापस से क्वेश्चन पर आऊं तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं डिफाइन द टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वन स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस. वी हैव डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस. वी हैव इनपुट इनटू आउटपुट. और ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो अभी हम उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट रीड आउट कर लेते हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज, अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिफाइन द टर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो 2 मार्क्स किस चीज के हैं मेरे पास, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के. तो मैंने कहा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज नीडेड टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज. अब इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी.
इसमें आपके पास रिक्वायर्ड है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप एंटरप्राइज भी लिख सकते हो। सिमिलरली मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि 2 मार्क, 2B के अंदर यू हैव 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। तो देखिए मैंने दोनों को अलग अलग करके लिखा हुआ है। नॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज इज इनपुट लाइक रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट सच एज फिनिश प्रोडक्ट। एप्लीकेशन क्या पॉसिबल हो सकती है? इन अ बेकरी द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज इन्वॉल्व्स मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स। मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स, मेरे पास एक फैक्टर आ गया, लाइक फ्लावर एंड शुगर टू बेक ब्रेड, टर्निंग दीज रॉ मटेरियल्स इनटू सेलेबल प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर इसको एलैबोरेट भी कर दिया। तो मुझे 2 मार्क्स यहाँ पर एप्लीकेशन के मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज व्हेन यू अप्लाई टू द केस स्टडी। जब व्हेन यू विल अप्लाई टू द केस स्टडी तो ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन वी हैव दिस डिफाइन द टर्म इक्वालिटी। अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं तो इक्वालिटी मींस एंश्योरिंग एवरीवन हैज द सेम opportunities and treatment, opportunities and treatments regardless of their background and characteristics, regardless of their background and characteristics। keywords को आपने याद रखना है, keywords को मिस नहीं करें। keywords को अगर आप नहीं मेंशन करेंगे तो you won't be able to get marks here। Next we have this 3B, that is explain one benefit to a business of employing a diverse workforce। diverse workforce, अब इसमें नॉलेज और एप्लीकेशन। नॉलेज क्या होगा? डाइवर्स वर्कफोर्स क्या चीज होती है? when there is a variety of perspective and ideas, when there is a variety of perspectives and ideas जो कि आप बिजनेस के अंदर पूल इन करते हो, that is your diversified workforce, a characteristic of a diversified workforce। क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं? हमने कहा भाई एक टेक कंपनी है विद एम्प्लॉइज फ्रॉम वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड्स। अब देखें आपके पास पहला कीवर्ड क्या आ गया? वेरियस कल्चरल बैकग्राउंड्स माइट डेवलप मोर इनोवेटिव सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि कंपनी कैसी है? टेक कंपनी है। दैट अपील टू ग्लोबल ऑडियंस रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्स आइडियाज एंड क्रिएटिविटी स्टीमिंग फ्रॉम इट्स टीम। तो ये आपके पास देखें, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी टू अ बिजनेस दैट इज अ टेक कंपनी। आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे ले सकते थे। आप यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ले सकते हो, आप यहाँ पर कोई रिटेल बिजनेस ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि यहां से देखें मार्क्स अब बढ़ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दैट इज 5। क्यों? क्योंकि कीवर्ड भी चेंज हो गया, क्योंकि कीवर्ड अब हमारे पास आ गया एनालाइज। जब हम कहते हैं एनालाइज तो अब यहाँ पर देखिए मार्किंग कैसे होगी। तो 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यू हैव 1 मार्क फॉर नॉलेज, यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड यू हैव 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस। दिस इज हाउ यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है। अब प्रॉब्लम बच्चों को क्या आता है कि यार 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये वन वे को कैसे डिस्कस करेंगे? वन वे को डिस्कस करना 5 मार्क्स के लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। उसके लिए बेटे आपके पास जब हम एनालाइज करते हैं तो आप सिर्फ सिंगल एनालिसिस पे बेस ना करो, आप चेन ऑफ एनालिसिस बनाओ, जिसका एग्जांपल मैं भी आपको बताऊंगा। चेन ऑफ एनालिसिस। अब चेन ऑफ एनालिसिस कैसे डेवलप करेंगे? आज की इस पूरी क्लास में जब हम 8 मार्कर 12 मार्कर भी डिस्कस करेंगे तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा चेन ऑफ एनालिसिस के यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई हमारे पास नॉलेज क्या है? नॉलेज हमारे पास ये है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर्स कैन लीड टू डिस्ट्रप्शंस इन द बिजनेस ऑपरेशंस। क्वेश्चन क्या था? वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स तो कोई भी हो सकता है बेटे। स्टेक होल्डर तो शेयर होल्डर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं और बैंक्स भी हो सकते हैं। और हर वो हर वो पार्टी, हर वो एंटिटी जिसका बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिस्क अटैच है, तो वो कौन है? वो उसका रिस्क टेकर है, वो उसका स्टेक होल्डर है। अब मैंने कहा कि भाई वन वे में कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से क्रिएट हो सकता है बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। तो मैंने कहा भाई बिटवीन द स्टेक होल्डर्स जो है वो एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट। डिसएग्रीमेंट बिटवीन द, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट। तो क्या पॉसिबल डिसएग्रीमेंट्स होगा? इसको हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब आप देखें क्या पॉसिबल डिसएग्रीमेंट्स होंगे। तो शेयर होल्डर कहता है मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स चाहिए, आप मुझे डिविडेंड पूरा दो, आप मेरी डिविडेंड में से
कुछ रिटेन ना करो। ये क्या होना है, ये शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट फोकस कर रही हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स पे। तो लॉन्ग टर्म जब ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स पे अचीव को वो फोकस करेगी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, वो अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करेगी। ज्यादा पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी रिटेन, और हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद द शेयर होल्डर्स। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है डिसएग्रीमेंट। और ये डिसएग्रीमेंट क्या है, दिस इज व्हाट वी कॉल अ कॉन्फ्लिक्ट। तो पहले मैंने क्या डिफाइन कर दिया, पहले मैंने कहा कि भाई डिसएग्रीमेंट हो सकता है। फिर मैंने उस डिसएग्रीमेंट की आपको एक एग्जांपल दे दी कि जो आपका शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर होगा वो प्रॉफिट्स मोटिव रखेगा, जबकि जो आपकी जो मैनेजमेंट होगी वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर रखेगी। वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर कंसिडर करेगी। और अगर उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बिजनेस को ग्रोथ करना चाह रहा है, बिजनेस को ग्रो करना चाह रहा है, तो यहाँ पर वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करेगा, ना कि डिविडेंड ऑफर करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि 2 मार्क्स की एनालिसिस कैसे की जाए। तो देखें, दिस कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट इन डी मोटिवेटिंग स्टाफ इफ कॉस्ट कटिंग लीड्स टू ले ऑफ रिड्यूस रिसोर्सेस। अच्छा, अब आपने कहा कि यार आपने अब इसको एनालाइज करने जाना है। तो अब पॉसिबल एनालिसिस क्या होंगे, जरा समझिएगा कि अगर तो मैं अपने डिविडेंड को ज्यादा दे देता हूं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं रखता और ग्रोथ की तरफ नहीं जाता, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ, एक तो मैं ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहा, दूसरा ये कि मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि मैं अपने रिटर्न टू शेयर होल्डर्स जनरेट करूं। वहां पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि बिजनेस को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस कॉस्ट कटिंग करता है, तो कॉस्ट कटिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो वो अपनी लेटेस्ट इक्विपमेंट लेकर आ जाए, उसके थ्रू भी कॉस्ट अपनी अपने वेस्ट को रिड्यूस करेगा और कॉस्ट को रिड्यूस कर लेगा। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो अपने जो अननेसेसरी स्टाफ है, जो एक्स्ट्रा उसको स्टाफ दिख रहा है, उसको भी वो ले ऑफ कर सकता है। अगर वो अपने कॉस्ट कटिंग में अपने स्टाफ को ले ऑफ करने की बात करता है, तो यहाँ से क्या क्रिएट होगी, यहाँ पे स्टाफ डिमोटिवेशन क्रिएट होगी, यहाँ पर मैनेजमेंट डिमोटिवेशन क्रिएट होगी। मैनेजमेंट डिमोटिवेशन क्रिएट होगी तो उनका मोरल डाउन होगा, उनका मोरल डाउन होगा तो उनका प्रोडक्टिविटी फॉल करना शुरू करेगा। और साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली द बिजनेस कुड एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी फॉल करेगा, आपकी एफिशिएंसी फॉल करेगी। एफिशिएंसी फॉल करेगी, ऑटोमेटिकली कस्टमर की जो सर्विसेज होंगी, जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज होंगी, वो ऑटोमेटिकली फॉल करेंगी। जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। जब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका सेल्स इफेक्ट होगा। सेल्स इफेक्ट होने का इम्पैक्ट किस पर आएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। तो अगर आप एक बात नोट करो यहाँ पर, तो यहाँ पर चेन ऑफ एनालिसिस बन रहा है। एक चीज जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, डीमोटिवेशन से। डीमोटिवेशन किसकी वजह से हुई, ले ऑफ की वजह से हुई। ये पहला कनेक्शन बना। अगर आप ले ऑफ करते हो, डिमोटिवेशन होती है, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज मोरल डाउन होता है। ये दूसरा कनेक्शन बना। एम्प्लॉइज का मोरल डाउन होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये तीसरा कनेक्शन बना। अब इस प्रोडक्टिविटी को आपने कनेक्ट कर दिया बिजनेस के एक्सपीरियंस के साथ, कि बिजनेस जो है उसका ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ये एक और चेन ऑफ एनालिसिस बन गया। जब आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, तो कस्टमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जब आपका जो एम्प्लॉय है वो डेडिकेटेडली काम नहीं कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसका जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। अच्छा, ये आपके पास देखें, ये एक और चेन ऑफ एनालिसिस बन गया। अभी भी आपका एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपने कहा जैसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, इसका इफेक्ट किस चीज पर आएगा, सेल्स पर आएगा। और सेल्स का इफेक्ट किस पर आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर आएगा। बस, this is the final impact on the business. Now this is what we call impact and this is what we call analysis. I hope कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। अब पहले 5 मार्कर की अगर मैं बात करूं, तो फाइव क्वेश्चन नंबर 5A की, तो इट्स एन 8 मार्कर आंसर। और 8 मार्कर के अंदर जो आपको पहली चीज देखने को मिलेगी, दैट इज, देखिए चेन कितनी बड़ी बनानी होती है ये फर्क नहीं पड़ता। ये आपको देखना पड़ता है कि आपके पास इम्पैक्ट कितना आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस का ब्रांड इमेज, बिजनेस की मार्केट प्रेजेंस, बिजनेस की कंपेटिटिवनेस, है ना।
अगर ये चीज, ये जितनी जितनी ज्यादा इन डेप्थ की तरफ आप जाओगे, जितने ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, उतने अच्छे आपको एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप फौरन ही यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार डीमोटिवेटेड स्टाफ है, एम्प्लॉय मोरल डाउन हो गया, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, तो देखें ये आपके पास जो है ना सीक्वेंस नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को बीच में निग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, और वो निग्लेक्ट करने की वजह से ना आपको एनालिसिस के मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जब आप आंसर लिखने लगो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपने बिजनेस के किस फैक्टर को जाकर टच करना है, यानी कि आपने उसको कहाँ तक एनालाइज करना है, आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना है बिजनेस के ऊपर। तो अगर आपके पास आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है ये चीज में, आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने एम तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपका ये क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है कि आपके बिजनेस के कौन से फैक्टर को आप इफेक्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पर किस तरीके से अफेक्ट करना चाह रहे हो, क्या उसकी इमेज को खराब करना चाह रहे हो, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट लाना चाह रहे हो, क्या उसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट ला के छोड़ना चाह रहे हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी। नंबर 5A पे, अब क्वेश्चन नंबर 5A हो या 6A हो, दोनों 8 मार्कर है, दोनों का मार्किंग क्राइटेरिया भी सेम ही रहेगा। तो अगर मैं कहता हूँ 8 मार्क है, तो यू विल हैव 2 मार्क्स फॉर नॉलेज हेयर, यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन हेयर, एंड यू हैव 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस हेयर। अब 4 नंबर एनालिसिस के कह रहा है। अब देखें यहाँ पर, जैसे उसने 8 मार्क का कहा, तो यहाँ पर देखें उसने देखें एनालाइज के वर्ड इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5A और 6A का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का था, लेकिन फर्क क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास 1 नंबर नॉलेज का और 2 नंबर एनालिसिस के बढ़ जाएंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, टू बेनिफिट्स, यानी कि जो टू का फैक्टर आ जाएगा। अगर आप इससे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, तो उसने पूछा क्या था? उसने पूछा था वन वे, वन कॉन्फ्लिक्ट, वन बेनिफिट या वन ड्रॉबैक। लेकिन अगर वो इस यही क्वेश्चन 5A या 6A में पूछेगा, तो अब वो आपसे कहेगा टू बेनिफिट्स, टू ड्रॉबैक्स, टू वेज, टू रीजंस। तो ये दो चीजों को डिस्कस करने की आपसे बात करेगा। क्वेश्चन क्या है? एनालाइज टू बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो गवर्नमेंट ग्रांट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे हो सकता है? मैंने देखे इसको पोर्शन में इस वजह से है, मैंने नॉलेज अलग डिफाइन किया हुआ है, मैंने एप्लीकेशन अलग बताया हुआ है, मैंने एनालिसिस अलग करके बताया हुआ है। द ओनली रीजन इज कि मैं अभी तक देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि यार नॉलेज को हम कैसे करेंगे। चले नॉलेज तो फिर भी आ जाती है, हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। बच्चों को जो मेजर प्रॉब्लम फेस हो रही है दैट इज एप्लीकेशन, जिसकी वजह से मैंने एप्लीकेशन की बकायदा हेडिंग करके अब आपको बनाकर दिखाया है कि भाई हम किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, टू बेनिफिट्स की बात कर रहा है और बात कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट्स का क्या बेनिफिट मिल सकता है किसी भी बिजनेस को। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास कीवर्ड यहाँ पर क्या है? वी हैव अ कीवर्ड हेयर, और वो कीवर्ड हमारे पास क्या है? दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो हमने कहा भाई गवर्नमेंट ग्रांट्स आर फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेसेस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है। नाउ दीज फंड्स, अब इसके बेनिफिट्स क्या, जरा देखें, बेनिफिट्स भी आगे मेंशन है। दीज फंड्स डू नॉट रिक्वायर रीपेमेंट्स, डू नॉट रिक्वायर रीपेमेंट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स का सबसे खास बात ये होती है कि ये आपको पे बैक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। सेकंड क्या है कि प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, और डू नॉट हैव टू रिक्वायर रीपेमेंट्स। इसके साथ साथ क्या है? मेक देम एन अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मेनी बिजनेसेस। तो ये हमने क्या कर दिया? ये हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। तो यहाँ पर हमने नॉलेज के 2 मार्क्स यहाँ पर क्लेम कर लिए। अब हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आप कोई एग्जाम्पल देखें, अपने दिमाग पे सोचें कि यार कोई किस बिजनेस में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। जनरली देखिए गवर्नमेंट सारे बिजनेसेस को ग्रांट्स नहीं देती, ग्रांट सिर्फ दिया जाता है स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को। ये बात अपने पास नोट कर लीजिएगा, ग्रांट्स हमेशा दिया जाता है स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को। वो इंडस्ट्रीज जो कि किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होती हैं, उनको ग्रांट्स दिया जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा,
फॉर ए स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो मैंने कहा भाई ये एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हो सकती है रिन्यूएबल एनर्जी, इसको तो ग्रांट मिल ही जाएगा। नाउ रिसीविंग अ गवर्नमेंट ग्रांट could enable the purchase of advanced equipments or research development activities without burdening of repayment। तो इस पैसे को मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल करूंगा, ये मेरी एप्लीकेशन हो गई है। मैंने कहा एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, उस पर अप्लाई करूंगा। कैसे अप्लाई करूंगा? मैं इक्विपमेंट परचेज करूंगा और उस कुछ पैसे को इन्वेस्ट करूंगा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में मैं काम कर रहा हूँ। और मुझ पे ये प्रेशर नहीं होगा कि मुझे ये पैसा वापस भी करना है, तो बर्डन ऑफ रीपेमेंट नहीं है मेरे पास। ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट है इस चीज का। ये मैंने क्या कर दिया बेटे, इसको अप्लाई कर दिया। अब जरा देखते हैं कि इसका पॉसिबल मेरे पास एनालिसिस क्या बनता है। तो मैंने इसको दो एनालिसिस में डिवाइड कर दिया चेन ऑफ एनालिसिस के अंदर। पहले मैंने कहा कि भाई नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, और दूसरा मैंने कहा कि भाई इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन। जैसे मैंने आपसे कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके थ्रू इनोवेशन लेकर आ रहा हूँ, इन्वेंशन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा भाई नो रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। So receiving a government grant means that business like the renewable energy startup doesn't have to repay the principal amount or interest। ये वही बात आ गई जो ऊपर हमने डिस्कस की हुई है, सिर्फ रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर लिखा मैंने। नाउ दिस एब्सेंस, यहां से देखिए एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। दिस एब्सेंस ऑफ रीपेमेंट obligations can significantly ease financial pressure on the business। और कौन सा बिजनेस? जो कि अपने क्रिटिकल अर्ली स्टेजेस पर होगा। किस बिजनेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? मैंने आइडेंटिफाई किया। नाउ दिस इज माय फर्स्ट एनालिसिस। क्रिटिकल अर्ली स्टेजेस वाले बिजनेस को ये ज्यादा बेनिफिट करेगा, उनको ईज देगा फाइनेंशियल प्रेशर से। ठीक है जी। विदाउट द वरी ऑफ रीपेमेंट, अब देखें क्रिटिकल स्टेजेस है, विदाउट द वरी ऑफ रीपेमेंट द बिजनेस कैन एलोकेट फंड्स मोर फ्रीली टुवर्ड्स ग्रोथ इनिशिएटिव्स, टुवर्ड्स ग्रोथ इनिशिएटिव्स। अगर बिजनेस सच एज वो अर्ली स्टेजेस पर है, तब भी उसको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, ये एक एनालिसिस हो गया। और अगर उसको कोई वो ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहा है और उसको किसी किस्म का जो है वो सपोर्ट चाहिए था, तो ये देखें ग्रोथ इनिशिएटिव्स में भी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर देगी for your expansion plannings, product line or investing in marketing। Now this strategic allocation can lead to accelerated growth and stronger market position। इसके दो इम्पैक्ट मैंने बता दिए। मैंने पहले कहा कि आपके पास आपकी ग्रोथ को भी आप अटेन करोगे, साथ साथ अपनी मार्केट पोजीशन को भी आप स्ट्रॉन्ग करोगे। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस क्या कर रहा है कि वो अपनी ग्रोथ को एक्सिलरेट कर रहा है, ना सिर्फ ग्रोथ को एक्सिलरेट कर रहा है बल्कि अपनी मार्केट पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। तो अब इस एनालिसिस में क्या चेन बन रही है? सबसे पहले मैंने कहा क्रिटिकल स्टेज, अर्ली स्टेजेस, ये पहला चेन बना। दूसरा मैंने कहा कि भाई आप फंड्स एलोकेट कर सकते हैं ग्रोथ इनिशिएटिव्स, वो बिजनेस जो कि एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है उनके लिए भी। किस किस्म का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं? अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी मार्केटिंग को एनहेंस करना चाह रहे हैं, वो पैसे को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब से होगा क्या? इन सब से मेरी मार्केट मतलब बिजनेस ग्रोथ लेगा और साथ साथ मेरी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ चेन ऑफ एनालिसिस। चेन ऑफ एनालिसिस बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा था। अगर आप ये डेवलप करते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स हियर। आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पर एनालिसिस के। अदर 2 मार्क्स आपको कहाँ मिलेंगे? सेकंड बेनिफिट में, ताकि दैट इज इनकरेजमेंट एंड इनोवेशन। आप अपनी इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट करोगे यहाँ पर। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऑफन टारगेट सेक्टर एंड एक्टिविटीज दैट आर इनोवेटिव, सस्टेनेबल और नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट सबको नहीं देता, गवर्नमेंट ग्रांट सिर्फ उसको देता है जो कि स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री होती है। क्यों देता है? क्योंकि वो अपने साथ लेकर आती है इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और वो नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इकोनॉमी का बैकबोन होती है। जैसे कि हमारी हमारी एग्जांपल में एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। अच्छा, by securing a grant, the startup not only gains financial support but also support for its business model and innovation। बिजनेस मॉडल एंड इनोवेशन, ठीक है। दिस कैन अट्रैक्ट फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब देखें, मैंने इसको कहा कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको क्या कर रही होती है बेटे? गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि ठीक है आपने ये काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब आप ये देखोगे कि जब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी ना,
तो इससे इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी मोटिवेट होता है ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ना सिर्फ आप गवर्नमेंट के ग्रांट के थ्रू आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, बल्कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई ग्रांट इज क्रेडिबल एंड पोटेंशियल। अब क्रेडिबिलिटी को जरिए मैं कैसे यूज करूंगा, द attract further investment and private investment can provide necessary capital to scale operations। मैंने आपसे कहा कि भाई आपने जब गवर्नमेंट ग्रांट लिया, उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया, जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया ना, तो प्राइवेट सेक्टर क्या हो गया, वो आपके बिजनेस में मजीद मजीद मोटिवेट हो गया, क्योंकि वो अब वो सिक्योर फील कर रहा है। अच्छा, वो सिक्योर क्यों फील कर रहा है? वो इस वजह से सिक्योर फील कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती है, तो गवर्नमेंट उसके तमाम जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, तमाम जो उसकी सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, उसकी जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है, गवर्नमेंट वो कर चुकी होती है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अगर उसका ग्रांट अप्रूव कर दिया, तो अब प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ना, वो भी अट्रैक्ट होगा, और वो अट्रैक्ट होगा फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स हु सी ग्रांट एज अ मार्क ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड पोटेंशियल। जो जो उस ग्रांट को एज अ क्या देख रहा है, वो क्रेडिबिलिटी देख रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल देख रहा है, तो वो मजीद मोटिवेटेड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा देखें, अब बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। मैंने कहा चले भाई, वो पोटेंशियल देख रहा है, क्रेडिबिलिटी देख रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया। अब बिजनेसेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट का करेगा क्या? बिजनेसेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करेगा सबसे पहले स्केल ऑफ ऑपरेशंस के अंदर, फिर किसमें इस्तेमाल करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, फिर कहाँ पे इस्तेमाल करेगा, ताकि पोटेंशियली लीक आउट ब्रेक थ्रूज इन रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि इस सेक्टर के अंदर वो अपनी मार्केट पोजीशन को अगेन स्ट्रॉन्ग कर सके, लेकिन इस बार थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। आई होप कि ये बात ये आपको क्लियर हो रही होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल। अब नेक्स्ट आते हैं जरा ट्वेल्थ मार्कर की तरफ। अब देखिए ट्वेल्थ मार्कर में क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि भाई इवैल्यूएट, या तो आपसे कहेगा इवैल्यूएट, या वो आपसे कहेगा डिस्कस, या आपसे वो कहेगा जस्टिफाई। जब भी इस टाइप की कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेगा, तो आपको हमेशा टू साइडेड ओपिनियन डिस्कस करना है, टू साइडेड ओपिनियन डिस्कस करना है। ये इट विल बी अ 12 मार्कर आंसर है, इट विल बी अ 12 मार्कर आंसर है। तो अब आप 12 मार्कों को डिवाइड कैसे करोगे, तो अगेन सुन लें, बहुत जरूरी है। यू हैव 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, यू हैव 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, यू हैव 2 मार्क्स फॉर एनालिसिस, एंड यू हैव 6 मार्क्स फॉर इवेल्युएशन। इसमें बहुत सारे लोगों को मसला होता है, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कैसे करें, इवैल्यूएशन क्या चीज होती है। फॉर फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता दूं, इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को सपोर्ट करते हो, उससे एग्री करते हो, तो अपनी इवैल्यूएशन में उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट्स डालते हो, ताकि आप अपनी जजमेंट को सपोर्ट कर सको। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। आप जिस चीज से आप जिस चीज से एग्री नहीं कर रहे, आप जिस चीज से एग्री नहीं कर रहे, आपको एडिशनल पॉइंट्स उनसे रिलेटेड भी देने पड़ते हैं, और बताना पड़ता है कि भाई आप इससे एग्री क्यों नहीं कर रहे। तो ऑब्वियसली वो एक सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कहीं पर आपने, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने मोटिवेशन का देखें, मोटिवेशन लिखा हुआ है, आपको पता है कि मोटिवेशन करने के लिए यू हैव फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, यू हैव नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो अब फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की तरफ मोटिवेशन करें कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को इस्तेमाल करें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, क्या ज्यादा सूटेबल है, कहाँ पर ज्यादा सूटेबल है। तो वहां पर याद रखिएगा एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर दे कि आपका एप्लीकेशन रेलिवेंट भी हो, और वो आपकी एनालिसिस के साथ जो है वो इंटरलिंक भी करता जाए, तो तभी आप एक अच्छा इवैल्यूएशन कर पाओगे। अब इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं क्या कहता है। इवेल्युएट वेदर एन एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ होटल मैनेजर। अब एक होटल मैनेजर का काम सिर्फ यही है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे? यस, उसका ये काम भी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। तो जरा देखते हैं कि भाई क्या काम है, और भी उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेटिंग मीन्स encouraging people to do their best work. इन होटल्स मैनेजर्स हेल्प स्टाफ टू डू वेल इन द जॉब। अब देखिए यहाँ पर मैंने मैनेजर की डेफिनेशन बताई, मैनेजर का काम क्या है, वो हेल्प करता है अपने स्टाफ को, वो अपने स्टाफ को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको डिक्टेट करता है, डायरेक्ट करता है। आपको याद है हमने मैनेजमेंट रोल्स पढ़े थे,
फेयोल मैनेज हेनरी फेयोल के मैनेजमेंट रोल्स पढ़े थे, मिंड्सबर्ग के मैनेजमेंट रोल्स पढ़े थे, वो अभी आपको काम आएंगे यहाँ पर व्हेन यू विल बी डेवलपिंग योर आंसर। तो पहले मैंने क्या कर दिया, मैंने बता दिया भाई मैनेजर का क्या काम होता है एक होटल के अंदर। फिर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई कर दिया? मैंने कहा भाई होटल मैनेजर माइट गिव अवार्ड्स। अब ये अवार्ड्स कैसे हो सकते हैं? अवार्ड जो है वो फाइनेंशियल अवार्ड्स भी हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल अवार्ड्स की बात करेंगे तो फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर का नाम मत भूलिएगा। डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि भाई मनी इज द ओनली मोटिवेटर। तो यहाँ पर आप अवार्ड्स में फाइनेंशियल अवार्ड्स की बात करें, इससे क्या होगा, जो जितना अच्छा काम करेगा उतना अच्छा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इससे क्या होगा, हेल्प देम टू लर्न देयर जॉब्स बेटर। इससे वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, दिस मेक्स द स्टाफ फील इंपॉर्टेंट एंड हैप्पी टू वर्क एट द होटल। तो वो ना सिर्फ इंपॉर्टेंट फील करेंगे बल्कि हैप्पी भी फील करेंगे। और जब वो इंपॉर्टेंट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ मोटिवेशन विल स्टार्ट टू एनहेंस और इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर दो फैक्टर है, एक तो अवार्ड है और दूसरा हेल्प है। अवार्ड्स के अंदर मैंने फाइनेंशियल अवार्ड्स की बात कर ली, तो मैंने डब्ल्यू टेलर की बात करी। और मैं नॉन फाइनेंशियल अवार्ड्स को अगर डिस्कस करूंगा तो मैं मैस्लो की बात करूंगा। लेकिन अगर मैं हेल्प की बात करूंगा तो हेल्प किसके थ्रू की जाती है? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू की जाती है। अब क्योंकि एम्प्लॉय ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो होगी नहीं। कौन सी ट्रेनिंग को यहाँ पे मैं फोकस करूंगा? मैं फोकस करूंगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को। ये प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। आपको पता होना चाहिए अवार्ड्स कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए ये हेल्प का मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो आप इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। आप किसकी तरफ मूव करेंगे? आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की तरफ मूव करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर राइटिंग व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर। पहला बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? तो फर्स्ट बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज, अब मैं देखेंगे ये आंसर्स थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद वाले के लिए इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, उसको थोड़ा तेज लेके जाऊंगा। तो फर्स्ट बेनिफिट इज बेटर वर्क फ्रॉम स्टाफ, बेटर वर्क फ्रॉम स्टाफ। तो व्हेन स्टाफ आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड, दे वर्क हार्डर, दे वर्क हार्डर। देखिए आप मोटिवेशन से क्या होगा? मेहनत से काम करेंगे। गेस्ट हैव अ बेटर टाइम एट द होटल। अब क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर द शेफ इज गोइंग टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी फूड, द वेटर्स आर गोइंग टू सर्व द बेस्ट दे कैन। रूम सर्विस जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। इससे क्या होगा, कस्टमर को एक अच्छा टाइम होटल में मिलेगा, एक अच्छा टाइम मिलेगा, जो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट करेंगे, बिकॉज द सर्विसेज इज गुड। नाउ हैप्पी गेस्ट नॉट ओनली कम बैक अगेन एंड माइट से नाइस थिंग्स अबाउट द होटल्स टू अदर्स। अब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है उसकी ब्रांड लॉयल्टी को शो कर रहा है कि ना सिर्फ वो खुद आएगा बल्कि उसके बारे में अच्छी बातें भी कहेगा आगे जाकर, 10 को उसके बारे में कन्विंस भी करेगा कि अगर तुम्हें होटलिंग सर्विसेज लेनी है तो यू कैन गो फॉर दिस। तो दिस कैन बी वन ऑफ द बेनिफिट दैट यू कैन एनालाइज हियर। सेकंड एनालिसिस में मैंने लिखा कि स्टाफ स्टे लॉन्गर। आपको याद होगा स्टाफ स्टे लॉन्गर से related मैंने एक कीवर्ड भी आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था एम्प्लॉय रिटेंशन, रिटेंशन रेट। रिटेंशन का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज कितने टाइम पीरियड तक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, हैप्पी स्टाफ होगा, डोंट लीव देयर जॉब्स क्विकली। इसका क्या होगा? अ, अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है और होटल को क्या बेनिफिट मिल रहा है? होटल को बेनिफिट मिलता है कि लेस मनी ऑन फाइंडिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉइज, लेस रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नो ट्रेनिंग कॉस्ट, नो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, आपके नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इधर। आपको याद है ना, आपको ट्रेनिंग अगर आप रिक्रूटमेंट करते हो उसके लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आपकी यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, तो स्टाफ नो हाउ द होटल विल मेक एवरीथिंग रन स्मूथली। नाउ ये किसको रिपोर्ट्रे कर रहा है? ये एम्प्लॉइज रिटेंशन रेट को रिपोर्ट्रे कर रहा है, विच इज अगेन अ गुड थिंग फॉर द बिजनेस। ये तो हो गया मेरा बेटा एनालिसिस। नाउ कम्स टू टूवर्ड्स इवैल्यूएशन। मैंने आपसे कहा इवैल्यूएशन में आप मल्टीपल फैक्टर्स को यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, मैंने हेनरी फेयोल के कुछ फैक्टर्स को इस्तेमाल किया। मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये आंसर लिख रहे हैं तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा कि भाई मोटिवेटिंग स्टाफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होटल मैनेजर डज टू इज टू सिंपल। ठीक है, नाउ मैनेजर्स हैव मेनी इंपॉर्टेंट जॉब्स लाइक प्लानिंग। अब आप प्लानिंग को रोके यहाँ पर सुने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग।
ये किसके फैक्टर्स थे? ये थे हेनरी फेयोल के। ये हमने कहाँ पढ़े थे? ये हमने यूनिट 2 में जो चैप्टर 1 पढ़ा था मैनेजमेंट, उसमें हमने मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। वहां पर हमने हेनरी प्योल को भी डिस्कस किया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फैक्टर्स को डिस्कस किया था, और साथ साथ मिन्सबर्ग मैनेजमेंट रूल्स को भी डिस्कस किया था। क्योंकि प्लानिंग लिखा हुआ है तो आप हेनरी प्योल को यहाँ पर, आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। फॉर द फ्यूचर लुकिंग आफ्टर मनी एंड मेकिंग श्योर गेस्ट आर हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, इफ होटल डजंट मैनेज इट्स मनी वेल, what does it mean money well? आपके पास जो कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, या एक्सपेंडिचर्स, प्लान एक्सपेंडिचर्स, अगर वो आपने सही तरीके से मैनेज नहीं किया हुआ, तो अगर वो नहीं है और आपके पास मोटिवेटेड स्टाफ है, तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कभी भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि मोटिवेशन इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, इज नॉट ओनली द फैक्टर जो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होता है। इनफैक्ट यू हैव अदर फैक्टर्स विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू, जैसे मैंने कहा प्लानिंग यहाँ पर, या फिर मैनेजिंग योर मनी वेल। अदर देन दैट ऑल्सो, what makes one person motivated might not work someone else. भाई एक को फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए मोटिवेट होने के लिए, दूसरे को नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, तीसरे को एम्पावरमेंट चाहिए, चौथे को प्रमोशन चाहिए। तो हर बंदे की मोटिवेशन लेवल सेम नहीं होती है। एंड थिंग्स आउटसाइड द होटल लाइक अदर होटल्स competing एंड व्हाट गेस्ट एक्सपेक्ट। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आपने कहा यार होटल्स कैसे compete कर रहे हैं, उनके क्या फैक्टर्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी आपने कंसिडर करना है बिफोर डिसाइडिंग कि आपने अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, और गेस्ट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो सो मेकिंग स्टाफ मोटिवेटेड इज इंपॉर्टेंट। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इग्नोर नहीं किया इस चीज को, मैंने कहा यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट मैनेजर्स नीड टू डू things well to make sure that the hotel does really well. It's like being part of the team, where everyone has to play their part. तो यहाँ पर होटल मैनेजर को सिर्फ मोटिवेशन पे जो है फोकस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू, इन ऑर्डर टू मेक योर बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल। तो आई होप कि आपकी इवैल्यूएशन के वो वाले फैक्टर्स जिसमें आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, आपको उनके बहुत सारे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन से उनका आंसर मिल गया होगा आफ्टर गेटिंग दिस इवैल्यूएशन। नहीं मिला, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी हैव वन मोर आंसर टू डिस्कस। हम यहाँ पर अब पूरे पूरे आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम जंपिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स द एनालिसिस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालिसिस पे डायरेक्ट आते हैं। नॉलेज एप्लीकेशन, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, एप्लीकेशन भी चले देख लेंगे। Now analyze two benefits to a business of having a product line with a unique selling point. अब आपके पास देखें यहाँ पर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दें, यू विल गेट 2 मार्क्स है। मैंने कहा भाई इफ अ कॉफी शॉप यूजेस ओनली ऑर्गेनिक कॉफी, तो ये क्या है? फिर दैट इज नॉट अवेलेबल एल्सवेयर नियर बाय। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? दिस विल बी माय यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसकी वजह से क्या होगा? मैं अट्रैक्ट करूंगा अपने कस्टमर्स को। किसकी वजह से कर रहा हूँ अट्रैक्ट कस्टमर्स को? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वजह से। लेकिन मेक श्योर करना है कि ये चीज अवेलेबल मार्केट में और ना हो, और किसी के पास ना हो। पहला मेरा बेनिफिट क्या है? अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। दूसरा मेरा बेनिफिट क्या है? चार्जिंग हायर प्राइसेस। दोनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। नाउ इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेशल ऑर्गेनिक कॉफी दैट नो अदर लोकल कॉफी ऑफर्स कैन सिग्निफिकेंटली अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। मोर कस्टमर्स, देखें आगे, मोर कस्टमर्स है। Now, this unique product catches people interest because different and not available elsewhere nearby. As a result, those who value or curious about the organic product, देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। किन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? जो इसको वैल्यू कर रहे हैं। किन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? जो उसके बारे में क्यूरियस है कि भाई ये ऑर्गेनिक कॉफी है कैसी, आर मोर लाइकली टू विजिट द शॉप now or try this out. Now, this effect of attracting customers leads to an increase in the number of people coming to the shop, directly boosting their sales. Now, the key point here is that offering something unique makes the shop stand out, drawing in people who are eager to experience something new. एक चीज यहाँ पर बेटे ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट हो, और वो क्यूरियोसिटी है जो कि आपके कस्टमर को एनहांस, आपको कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है। एक दफा कस्टमर ने वो एक्सपीरियंस कर लिया, और एक्सपीरियंस करने के बाद उसने ये फील किया कि यार इसमें कोई यूनिकनेस नहीं थी, तो ऑटोमेटिकली इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक। तो अभी तो आपका सेल्स बढ़ गया, और ये सेल्स आपका कब बढ़ा? शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर सेल्स नहीं बढ़ेगा
आप ये एनालिसिस भी इसमें ऐड कर सकते हो। सेकंड हमारे पास क्या है, हायर प्राइसेस, चार्जिंग हायर प्राइसेस। अब देखो, सिंस यू आर सेलिंग समथिंग न्यू टू द मार्केट, आपने पहले ही भी बात मेंशन कर दी, नॉट अवेलेबल एल्सवेयर। आपने पहले मेंशन कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट कैसा हो गया, प्रोडक्ट इनइलास्टिक हो गया। तो जब इनइलास्टिक प्रोडक्ट हो गया, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हो गया, एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस हो गया, तो नाउ दिस इज योर राइट टू चार्ज द हायर प्राइसेस एंड कस्टमर्स विल बी विलिंग टू पे फॉर इट। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर ऑफन विलिंग टू पे मोर फॉर दिस एक्सक्लूसिव experience. Now, this willingness to pay extra particular is strong among customers who prioritize. What prioritize? Organic and high quality product. ये सब उनके लिए जो कि उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। वो कस्टमर्स जो कि सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए आए थे, वन टाइम टेस्टिंग के लिए आए थे, नेक्स्ट टाइम दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट इट इफ दे डिडंट फाइंड समथिंग न्यू इन इट। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा क्या, बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर यूनिक ऑफरिंग द शॉप कैन इंक्रीज अर्निंग सिग्निफिकेंटली। Each sale of the organic coffee contributes more to the shop profits than regular items, might illustrating how unique product can not only attract more customers but also enhance business profitability. Now, this is what we call a complete analysis impact on business. I hope you understand it. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. We are not going to discuss the knowledge part, application and analysis here. I'm going to share this document with you. Just read it out and let me know if you find any difficulty. Directly, I'm jumping into the evaluation here. So I'm going to discuss the evaluation and see that how can we see the evaluation and what evaluation can we expect here. अच्छा जी, तो marketing is the most important factor that will affect the success of the new coffee shop and evaluate this view. तो हमने कहा मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट, तो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है और नहीं भी, डायरेक्टली आते हैं वैल्यूएशन पे. मैंने कहा कि भाई while marketing is important, it's the most important might not be right. Other things like quality of the shop coffee, customer services, and location of the shop, these are equally important factors when deciding the success of a coffee shop. So marketing is important. Yes, marketing is there to create awareness. Without creating awareness, people won't come back to the coffee shop. तो इसका मतलब मार्केटिंग इज ऑफ ग्रेट डील. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केटिंग में सारा फोकस कर लिया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कस्टमर सर्विसेज अच्छा नहीं दिया, या लोकेशन ऐसी दे दी, ऐसी बोगस लोकेशन दे दी कि कस्टमर रीच नहीं कर पा रहा, रीच कर रहा है तो उसको अच्छी पार्किंग नहीं मिल रही है. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट हैं व्हेन डिसाइडिंग द सक्सेस ऑफ द कॉफी शॉप. However, without good marketing, without good marketing, the best coffee shop might stay unknown. So marketing is critical, but it's not one of the several important factors for success. Now, this is how you can evaluate your last answer. You can elaborate it in a more better way. मैंने यहाँ पर आपको पॉइंटर्स दे दिए कि क्वालिटी ऑफ द कॉफी पे बात कर लें, कस्टमर सर्विसेज पे बात कर लें, लोकेशन ऑफ द बिजनेस पे बात कर लें, इनकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लें. तो आई थिंक दैट आपकी वैल्यूएशन जो है वो काफी हद तक बेहतर हो सकती है. और साथ साथ आपने ये भी बता देना कि मार्केटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि मार्केटिंग इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट.